नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज की जो वीडियो है यह यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के छात्रों के लिए है। आज हम संधि पढ़ाएंगे। कक्षा 10 हिंदी में दो संधियां हैं पाठ्यक्रम में, यड़ संधि और दीर्घ संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि, दो संधियां हैं। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था दीर्घ संधि और गुण संधि, लेकिन हम यहाँ कक्षा 10 के छात्रों को चारों संधियों को पढ़ाएंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि। क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में अगर दीर्घ संधि और गुण संधि से भी पूछ दिया तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि क्यों पूछ दिया। इसलिए चारों संधियों की जानकारी होना मेरे हिसाब से बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। तो संधि पढ़ने से पहले हमें कुछ तथ्यों को मैं बता दे रहा हूं जिसकी जानकारी प्रत्येक छात्र को होना आवश्यक है। जैसे संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं? तो दो सन्निकट वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब दूसरी बात है, संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। हम यहाँ स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के मूल रूप से 8 भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 भेद को पढ़ेंगे। अब स्वर संधि किसे कहते हैं यह जानकारी होना जरूरी है विद्यार्थियों को। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के अंतर्गत आज हम उसके भेदों में दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। इसी प्रकार एक एक वीडियो में एक एक संधि का हम वर्णन करेंगे। अगर विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा हो, उनको हमारे बताने पर नहीं समझ में आता है या किसी अन्य जानकारी के लिए वह कमेंट करें। अच्छा, मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि कक्षा 10 के नाम से हमने प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना दिया है, यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी। तो हिंदी से संबंधित जितनी भी वीडियो रहेंगी, चाहे वह गद्य से हो, चाहे काव्य से हो, चाहे संस्कृत भाग जो हिंदी के लिए अनिवार्य है उससे हो, सब उसी में रहेगी। आपको वहां से मिल जाएगा, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम स्वर संधि के भेदों में आज दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ दीर्घ संधि लिखा हुआ है, हमने कुछ उदाहरण श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं। अब जो है कोई भी संधि पढ़ने से पहले हमें महर्षि पाणिनि के 14 सूत्रों को याद करना जरूरी है। चूंकि स्वर संधि में अगर आपके पास जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है, अगर आपको 4 सूत्रों की जानकारी है तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं अपने छात्रों से कहूंगा कि वह महर्षि पाणिनि के 14 सूत्रों को किताब से देखकर वह याद कर ले, तो उनके लिए भविष्य के लिए आगे की पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा और एक अच्छी जानकारी भी रहेगी। महर्षि पाणिनि का सूत्र जो है कहीं कहीं इसको माहेश्वर सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ हमने पाणिनि सूत्र लिख दिया है, कहीं कहीं माहेश्वर सूत्र भी लिखा रहता है, वो भी वही बात है। और कहीं कहीं प्रत्याहार सूत्र भी लिख दिया जाता है, उसको भी वही कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों की रचना किया था और जो संस्कृत वर्णमाला है, लेकिन उन 14 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने पूरी संधि जब आप पढ़ेंगे तो उसी 14 सूत्रों का उपयोग होगा। बहुत सी चीजों को पढ़ने में जानकारी लेने के लिए उन 14 सूत्रों का उपयोग होता है, जिसमें संधि भी एक है। अब दीर्घ संधि पढ़ने से पहले थोड़ा हम 4 पाणिनि के सूत्रों पर प्रकाश डालेंगे। एक बार हम इसका वाचन करेंगे, तब हम दीर्घ संधि पर आते हैं। जैसे अ ई ऊड़ ऋ लि क ए ओ अंग ऐ औ च। अब यहां देखिए, अ ई ऊड़ एक सूत्र है, ऋ लि क 2 सूत्र है, ए ओ अंग 3 सूत्र है, ऐ औ च 4 सूत्र है। कभी कभी किसी सूत्र में 2 ही वर्ण रहता है, किसी में उससे ज्यादा रहते हैं, 5, 6, 7, 8, 4 ऐसे भी वर्ण रहते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आगे अपने अपने क्रम के हिसाब से
उन सूत्रों की रचना उन्होंने किया है। अब हर पाणिनि का जो कोई भी सूत्र है, 14 सूत्रों से कोई भी ले लीजिए सूत्र, उसका जो अंतिम वर्ण है वह केवल प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी गणना नहीं होती। जैसे अ ई उड़ में अड़ की गणना नहीं होगी, री ली क की गणना नहीं होगी। कैसे नहीं होगी अभी मैं इसको बताऊंगा। इसी प्रकार ए ओ अंग में अंग की गणना नहीं होगी, अ औ च में च की गणना नहीं होगी। अब यहां देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र की व्याख्या है यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री ली के बाद ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय है। अभी हम जो है उदाहरण समझाएंगे, उसके पहले हम इस सूत्र को समझा देते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री ली के बाद ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण स्वर आवे, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद, किसी भी संधि में प्रथम पद और द्वितीय पद होता है, तो प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में ही हम जो है उसी में संधि होती है। अब यहाँ दोनों में अगर अ ई उ री ली आवे, समान स्वर आवे, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया ह्रस्व या दीर्घ, लेकिन एक सजातीय, एक बिरादरी के, एक जाति के वर्ण होने चाहिए। अगर यहाँ अ है तो इधर भी अ या आम से होना चाहिए, अगर इधर ई है तो इधर भी ई या ई में से छोटी बड़ी ह्रस्व या दीर्घ होना चाहिए। अब हम सूत्र को देख लें, इस पाणिनि सूत्र का क्या महत्व है। वैसे तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत गहराई में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको समझा दे रहे हैं कि अक सवर्णे दीर्घ ए पाणिनि का सूत्र कैसे सपोर्ट करता है। अब देखिए अक जो अक प्रत्याहार है, यानी अ से लेकर क तक, अक अ से लेकर क तक, हम देखते हैं कि अ से लेकर क तक में कितने वर्ण हैं, अ ई उ री ली। इसके पहले हमने बताया है किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता है, उसकी गणना नहीं होती है। तो 5 हुए अ ई उ री ली, अक में 5 वर्ण हुए। अक सवर्णे, सवर्णे का मतलब है कि एक समान वर्ण की अगर है दीर्घ तो दीर्घ हो जाता है, अक सवर्णे दीर्घ। अब आप पाणिनि का सूत्र की क्या महत्ता है इसको आप जान गए होंगे। अब देखिए हम उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं कि कैसे होता है। जैसे अमूमन लड़के रट लेते हैं पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, लेकिन ये नहीं मालूम कि पुस्तक की जगह पुस्तकालय कहां से आ गया। इसको आज हम बताएंगे। जैसे पुस्तक प्रथम पद के अंत में द्वितीय पद के प्रारंभ में ही संधि होती है। यहां देखिए पुस्तक क में अ है, धन आ है, यानी दोनों पद में अ और आ है, एक में अ है एक में आ है। यह सजाती है, सवर्ण जिसको बोलते हैं, सवर्ण है, ह्रस्व दीर्घ से मतलब नहीं है, एक समान वर्ण के हैं, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, अर्थात अ है तो आ हो जाएगा। दोनों तरफ अगर अ है तब भी आ होगा, एक तरफ अ है एक तरफ आ है तब भी आ होगा। तो पुस्तक की जगह हो गया पुस्तका। प्रथम पद के अंतिम के पहले का ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है और द्वितीय पद के प्रारंभ के बाद वाला ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इस प्रकार हो गया पुस्तक की जगह पुस्तकालय है। एक दो उदाहरण से और हम आपको कंफर्म कर देंगे कि कैसे क्या होगा। जैसे देव धन आलय बराबर, अब देखिए देव व में अ है, अ धन आ सवर्णी है। दोनों तरफ जब एक समान वर्ण के हों तो दीर्घ संधि हो जाता है, यही इसकी पहचान है। बराबर आ,
अर्थात देव की जगह देवा हो गया, देवालय। इसके बाद सब उसी प्रकार लिख दिया जाता है, देवालय। देवधन आलय बराबर देवालय। इसी प्रकार एक चर्चित है विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी बराबर विद्या, यहाँ आ है इधर अ है, बराबर आ हो जाएगा तो विद्यार्थी हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण हम देंगे, गिरि। गिरि धन ईसह बराबर, अब यहां देखिए गिर में ई है छोटा, यहां इधर बड़ा ई है, अब बराबर बड़ी ई यानी दीर्घ ई। अब गिर की जगह हो गया गिरी, गिरी स को उसी प्रकार लिख देंगे तो गिरधन ईसा हो गया गिरीश। अब इसी प्रकार देखिए कुछ संधियों को मैं बता दे रहा हूं। सत्य धन अर्थ बराबर सत्यार्थ। सत्य यह में अ है, इधर भी अ है, दोनों तरफ स्वर समान है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, दोनों तरफ स्वर समान है तो बड़ा हो जाता है सत्यार्थ। रवि धन इंद्र रविंद्र, भानु धन उदय भानुदय, पितृधन ऋणम पितृणम। यहां देखिए री बड़ी री का प्रयोग वैदिक काल में ज्यादा होता था, इस समय केवल नाम मात्र ही प्रयोग इसका रह गया है। तो यहां भी जानिए ऋण और यहां बड़ी री, इधर भी री की मात्रा है, इधर भी मात्रा है। पितृणम लघु धन उर्मी लघुर्मी, भूधन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। तो इस प्रकार आज हमने दीर्घ संधि को जाना। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में गुण संधि को बताएंगे, फिर एक एक करके आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जितना जरूरी है सभी संधियों को बता देंगे। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वह जो है हमें कमेंट कर सकता है, या हमारे चैनल हिंदी ज्ञान गंगा के अबाउट में जब जाएगा तो वहां पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल भी दिया गया है, वहां से भी वो संपर्क स्थापित कर सकता है। चलिए इसी प्रकार अगले वीडियो में पुनः किसी दूसरी संधि के साथ मिलते हैं। नमस्कार।